हमें ये नहीं सोचना है कि भावेश का महत्व नहीं होता। इसी तरह से चंद्रमा मान लीजिए यहाँ आ जाए और मंगल यहाँ आ जाए, तो अब ये तो और भी खराब स्थिति होगी, दोनों डेबिलेटेड हो गए, है ना। तो बात वो तो चलो हमने मिला दी कि डेबिलेटेड हो गए, पर फिर भी व्ययेश का अष्टम में जाना, अष्टमेश का व्ययेश में जाना भी विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़ दें तो ये अच्छे योगों में नहीं आता है। 2 खराब हाउसेस का एक्सचेंज होने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ आ जाए मान लीजिए मंगल और यहाँ आ जाए सूर्य, ठीक है, तो ये भी खराब हो गया, भाग्य स्थान में व्ययेश आकर बैठ गया, तो ये अच्छा नहीं है। तो ये इसको हमने इसलिए एक्सप्लेन किया कि इसी तरीके से हम दूसरे जो दैन्य योग हैं, ये 11-10 के करीब दैन्य योग बन जाएंगे इसमें, व्ययेश का डिफरेंट हाउसेस के साथ एक्सचेंज योग, तब दैन्य बनेगा। अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक जना आके यहाँ बैठ गया, ये लेकिन कहीं और है, तो आप ये माने कि 50% योग है। ज़रूरी थोड़ी ना कि दोनों एक्सचेंज ही हो, या हर कुंडली में बिल्कुल ये होगा कि जैसा थ्योरी पढ़ी है वैसा का वैसा ही प्रैक्टिकल होगा, नहीं होता ना, थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। लेकिन जहाँ भी व्ययेश बैठेगा वहाँ हानि करेगा, ये बात हम फार्मूला मान करके चल सकते हैं। अब इसी तरीके से ये 12th लॉर्ड के साथ बनने वाले 10 योग हो गए, 30 योग हैं इसमें। दैन्य योग कितने हैं पूरी संख्या में? 30 दैन्य योग हैं यहाँ पर, तो 10 तो बन गए इसके साथ जब हमने 12th लॉर्ड को हटाया। उसी तरह से अब हम 8th लॉर्ड को ले लेंगे। 8th लॉर्ड जो है वो जब डिफरेंट हाउसेस में जाएगा, इसी तरीके से फर्स्ट के साथ एक्सचेंज करे, धनेश के साथ करे, पराक्रमेश के साथ करे, सुखेश के साथ करे, पंचमेश के साथ करे, षष्ठेश के साथ करे, सप्तमेश के साथ एक्सचेंज कर ले, अष्टमेश के साथ एक्सचेंज कर ले, नवमेश के साथ एक्सचेंज कर ले, कर्मेश के साथ एक्सचेंज कर ले, या फिर लाभेश के साथ एक्सचेंज कर ले। हमने पहले वाले को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें लगता है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जैसे ये चंद्रमा है हमारा, और मान लीजिए ये एक्सचेंज कर रहा है, किसके साथ करेगा ये एक्सचेंज कर रहा है मान लीजिए लग्नेश के साथ, तो अष्टम का मालिक यहाँ आ गया और लगन का मालिक यहाँ चला गया। अब देखिए, कहने के लिए तो ये जुपिटर एग्जाल्टेड हो गया है, लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, ये हमें बहुत विघ्न बाधाएं देगा, हर काम हमारा रुक रुक के होगा, कोई भी काम हमारा सीधे तरीके से नहीं होगा, है ना। और अष्टम का मालिक लगन में चला गया, तो ये भी अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं, क्योंकि लंबी बीमारियां देता है अष्टमेश, और वो भी चंद्रमा है, तो क्या आए दिन नाक बहेगी, आए दिन फेफड़ों में तकलीफ रहेगी, आए दिन हमें सांस लेने में कष्ट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, खुदा ना खास्ता अगर राहु साथ में आ गया तो ज़रूर सांस का रोग दे देगा। तो ये चीज़ें हैं, है ना, तो हमको ये समझना है। तो सिंपल तरीके से हम ये याद कर सकते हैं कि 2 स्थान के स्वामी, ये 2 स्थान है ना तीनों, 6वां, 8वां और 12वां, इनके स्वामी जब अच्छे हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ एक्सचेंज करेंगे। देखिए इसमें आप 6, 8 और 12 में 6, 8 को छोड़ दीजिए, है ना, तो क्योंकि वहाँ तो हम विपरीत राज्यों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा शुभ भावेश जो भी हैं, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश भी अप टू सम एक्सटेंड, है ना, और 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, जो शुभ भाव हैं, जो हमें शुभता देने के लिए हैं, उनके साथ जब 2 स्थानों के स्वामी एक्सचेंज कर लेते हैं तो शुभता नहीं कर पाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं। खास करके अष्टमेश के लिए तो बहुत कहा जाता है कि जिस हाउस में अष्टमेश जाके बैठता है उस हाउस की मट्टी कूट देता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब आ गए हम, इसी तरीके से हम आ जाएंगे 6th लॉर्ड को भी ले लेते हैं। अब 6th लॉर्ड का पोर्टफोलियो हम पहले ही बता ही चुके हैं कि 6th लॉर्ड का पोर्टफोलियो हारी बीमारी देने का है, तकलीफ देने का है। तो अब ये जब भी एक्सचेंज करेगा, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र आ जाए हमारा, ठीक है, और इधर आ जाए हमारा गुरु, तो अब गुरु प्लेनेट बहुत शुभ है, सब कुछ बात है, लेकिन लग्नेश का 6ठे घर में जाना ये हमें रोगी बना सकता है, या हमें अति का खर्चीला बना दे और हम कर्ज में डूब जाएं। जैसे कई लोगों को बड़ी आदत होती है बात बात पे लोन लेने की, तो उतारना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश ही जाकर के कर्ज के घर में बैठ गया है ना। तो ये, हालांकि इस घर में बैठा हुआ गुरु वाणी को अच्छा करेगा, क्योंकि 2nd हाउस पे वाणी की दृष्टि आ जाएगी, तो ये गुरु के मसले में हो गया। लेकिन अभी मान लीजिए हम षष्ठेश को कहीं और एक्सचेंज कर दें, षष्ठेश मान लीजिए हमारा यहाँ आ गया शुक्र, और षष्ठेश होके यहाँ आ गया, और यहाँ का स्वामी चला गया 6ठे घर में, यहाँ का मालिक आ गया 6ठे घर में शुक्र, शनि, ठीक है। तो ये भी शुभता नहीं देगा। शुक्र मतलब ये सॉरी, यहाँ पर शनि लिखना था, शनि और शुक्र का एक्सचेंज हो गया है,
यहाँ पर शनि लिखना है हमको, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ आया और यहाँ का स्वामी यहाँ गया। इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि 6th हाउस के स्वामी भी जब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, खास करके शुभ हाउसेस, और धनेश, धन भाव भी हमारा शुभता देने के लिए है। यद्यपि वो आगे हम और भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे, है ना। तो ये खराब फल देगा। अब ये जो षष्ठ का मालिक है वो 1 से 11 तक कहीं भी यहाँ आ जाए तो खराब, 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 यहाँ आ जाए तो खराब। छठे का मालिक छठे में आ तो कोई खराबी नहीं, यहाँ आ जाए तो खराब, अष्टम को छोड़ दें एक बारगी तो ये सब इन हाउसेस में खराब। ठीक है, तो यानी कि ये प्लस नहीं होना चाहिए, चेक नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, कट्टा लगना चाहिए इसमें कि ये सब क्रॉस मार दीजिए। 6th लॉर्ड कहीं भी यहाँ अच्छा नहीं, 6th लॉर्ड 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 यहाँ अच्छा नहीं, है ना। तो ये समझाने के लिए किया गया कि भाई 6th लॉर्ड की पोजीशन इन हाउसेस में हमें कष्ट दे सकती है। और खासकर अगर एक्सचेंज हो गया, यानी यहाँ आके 6th लॉर्ड बैठ गया और यहाँ का मालिक 6th में चला जाए, यहाँ का मालिक 6th में चला जाए, यहाँ का मालिक 6th में चला जाए, तो और भी ज़्यादा खराब है। तो ये दैन योग हमने पढ़े। इसी तरह से हम खल योग भी पढ़ लेते हैं, ताकि ये जो बहुत नेगेटिव वाले जो हैं कुंडली में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास अगर दैन योग है या खल योग है तो हम बहुत ही डिसहार्टेड हो जाए। नहीं होना है डिसहार्टेड, क्योंकि हर एक कुंडली में कुछ ना कुछ शुभ योग होते ही हैं। मान लीजिए अब ये सब हैं, खल योग है, दैन योग है, लेकिन हमारा लग्नेश बहुत बली है, तो फिर हम संघर्ष कर सकेंगे। हमारा 3rd लॉर्ड बली है तो भी हम संघर्ष कर लेंगे। पराक्रमेश बली है, सूर्य बली है, चंद्र बली है, लगन का मालिक बली है, तो हम पार पा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है कि सोच के एकदम दुखी होना कि भैया हमारे तो दैन योग हैं तो हम मतलब नहीं आगे बढ़ सकते। अब ये जो खल योग है, ये इसमें मेन जो प्लैनेट होता है वो 3rd लॉर्ड होता है। 3rd लॉर्ड, तीसरे घर का स्वामी, ये पराक्रमेश भी है। ये तो पराक्रमेश है, साहस का स्वामी है, पराक्रमेश है ना, पराक्रमेश है, ये साहस का है, दुस्साहस का भी है। जब इसका खराब घरों के स्वामियों के साथ एक्सचेंज हो जाता है तो ये दुस्साहस ही बना देता है, और दुस्साहसी होके हम गलत काम कर जाते हैं। साहसी होके तो हम अच्छे काम करते हैं। जब हम साहसी होते हैं तो हिम्मत से, मेहनत से, चाहे हम पुलिस में चले जाएं, सेना में चले जाएं, समाज सेवा में चले जाएं, राजनीति में चले जाएं, या अपने ऑफिस में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में, जहाँ पे भी हमारा कार्य क्षेत्र है वहाँ हम साहस के साथ में निर्णय ले लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारा पराक्रमेश हमें दुस्साहसी बना रहा है तो फिर क्या होगा, तो हम जो निर्णय लेंगे ना ओवर कॉन्फिडेंस में गलत निर्णय ले लेंगे। तो अब इसमें खल योग में क्या होता है, खल योग ना 8 होते हैं, 8 खल योग हैं, 8th टाइप ऑफ। तो ये जो 8th टाइप ऑफ खल योग हैं उसमें ये जो हमारा 3rd हाउस का लॉर्ड है ये भाग लेता है कि अगर 3rd लॉर्ड 1st हाउस में चला जाए, 2nd में चला जाए, सुख भाव में चला जाए, या हमारे संतान के घर में चला जाए, या हमारे पत्नी के घर में चला जाए, या हमारे 9, 10 और 11, ये 3 हाउसेस जो है ना 9, 10 और 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाग्य है, ये कर्म है और ये लाभ है। ये तो आम भाषा हुई, लेकिन ज्योतिषी भाषा क्या है, ज्योतिषी भाषा धर्म, धर्म, कर्म और आय, मतलब धर्म भाव है, ये धर्मेश, ये कर्मेश, धर्माधिपति कर्माधिपति, धर्माधिपति कर्माधिपति और लाभाधिपति आयेश। ठीक है, तो ये हाउसेस क्या है, ये ह्यूमन बीइंग जो हमें मनुष्य जीवन मिला है वो कर्म करने के लिए मिला है और कर्म करके अपने आप को सुधारने के लिए मिला है। तो ये हाउसेस तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन हाउसेस में खराब स्वामियों का बैठना अच्छा नहीं होता, और यहाँ के लॉर्ड अगर इस तरफ चले जाएं तो भी अच्छा नहीं होता। ये हमें एक मोटा सिद्धांत याद रखें हम अगर, तो बहुत सारे योग हमें ना भी याद हों, हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई पोजीशन प्लैनेट्स की मोटा मोटी कैसी है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि 3rd लॉर्ड को इसमें शामिल करते हैं जो एक खल योग होता है। अब इसमें क्या है, ये हमारा 3rd लॉर्ड शनि यहाँ आ जाए मान लीजिए, या यहाँ आ जाए, ठीक, या फिर हमारा यहाँ आ जाए। यहाँ आगा तो स्वराशि का हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ नहीं लिख रहे हैं उसको, है ना, हम खल योग बना रहे हैं, तो हम अच्छे हाउसेज में 3rd लॉर्ड को पहुँचा रहे हैं। ठीक, ये है। अब ये तो हमारा प्लैनेट भी चलो शनि पड़ गया इस वाली कुंडली में। अगर कोई भी प्लैनेट हो सपोज, है ना, मान लीजिए कोई और लगन हो, तो किसी भी लगन में हम इस सिद्धांत को लगाएंगे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप के बनते हैं, मैंने बताया ना अभी। तो 8 टाइप के कैसे बनते हैं
कि इन 8 हाउसेज में अगर थर्ड लॉर्ड जाता है तो ये हमारे लिए एक्सचेंज करके चला जाए। एक्सचेंज करके मतलब जैसे कि अब ये थर्ड का स्वामी यहाँ आ गया और यहाँ का स्वामी थर्ड में आ जाए, इस तरीके से, है ना। यहाँ का स्वामी यहाँ गुरु आ जाए, तो ये एक्सचेंज हो गया। ये यहाँ से भी एक्सचेंज हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से अगर गुरु यहाँ आ जाए तो भी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक। और अगर ये पंचमेश के साथ होना है तो क्या करना है, ये यहाँ आ जाए पंचमेश, है ना। कहने का मतलब है 5th लॉर्ड इज इन 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड इज इन 5th हाउस, ठीक। इस तरीके से सप्तमेश के साथ एक्सचेंज हो जाए तो 3rd लॉर्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर ये बुध आ गया 3rd लॉर्ड 3rd हाउस में, प्लैनेट 3rd हाउस में चले जाए, ये यहाँ पर ये सूर्य आ गया हमारा, मान लीजिए 9th लॉर्ड से एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे 10th से हो रहा है तो बुध आ जाएगा, इससे हो रहा है तो शुक्र आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने पहले ही बैठा दिया ना 3rd लॉर्ड को पूरे में बिठा दिया। तो उसके बाद में क्या है, अब ये 3rd लॉर्ड का एक्सचेंज शुक्र के साथ हो रहा है तो 11th के साथ माना जाएगा, गुरु के साथ हो रहा है तो इन दोनों हाउसेस के साथ माना जाएगा, मंगल के साथ हो रहा है तो पंचमेश और व्ययेश के साथ माना जाएगा, ठीक है। लेकिन व्ययेश के साथ इतना बुरा नहीं है, पंचमेश के साथ ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ 30 तो हमारे दैन योग हो गए और 8 हमारे खल योग हो गए, लेकिन कब पूरी तरह तो नहीं होते हैं, एक्सचेंज हो तो ज़रा ज़्यादा खराब माना जाता है, लेकिन एक्सचेंज के बावजूद भी अगर हमारा लग्नेश पावरफुल है, सूर्य पावरफुल है, चंद्रमा पावरफुल है, तो हमारा सूर्य पावरफुल होता है तो हमारा आत्मबल बढ़ावा रहता है, और चंद्रमा पावरफुल होता है तो हमारा मनोबल बढ़ावा रहता है। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा को सदैव ही बलि करते रहना चाहिए। अब कैसे बलि करना है वो हम आपको बताएंगे कि सूर्य चंद्रमा को कैसे बलि करते हैं। ये हर कुंडली में सूर्य चंद्रमा को और लग्नेश को बलि रखना चाहिए, पर लग्नेश तो सबको नहीं पता अपना, लेकिन सूर्य चंद्रमा तो सबको पता है ना कि सूर्य और चंद्रमा तो होंगे ही ना कहीं किसी ना किसी कुंडली में, किसी ना किसी राशि में बैठे होंगे, किसी ना किसी भाव में बैठे होंगे, हर कुंडली में होते हैं। तो सूर्य से हमें आत्मबल मिलता है और चंद्रमा से हमें मनोबल मिलता है। एक हमने वो कहावत सुनी है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि जब मन अच्छा होता है तो व्यक्ति कठिन से कठिन वाले काम भी आराम से हम लोग कर लेते हैं, और जब हमारा मन नहीं होता तो कई बार बहुत ही आसान से काम को भी हम टालते रहते हैं या नहीं कर पाते, या हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। मन डिप्रेस हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, मन नहीं लगता है, तो इन सारी चीज़ें चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा चंद्रमा को बलि रखना चाहिए। चंद्रमा को बलि रखने के बहुत सारे उपाय हैं, वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे बीच बीच में। इसी तरह से सूर्य को, हमारे पुराने ऋषि मुनि इसीलिए सूर्य को जल देते थे। आपको नहीं पता हो तो सूर्य से संबंधित जो हमारा वीडियो है उसको आप एक बार फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुजुर्ग जो है सदा से भारतवर्ष में सूर्य को आराधन करते हैं, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का लॉर्ड है और ज्ञान का लॉर्ड है, बुद्धि का लॉर्ड है, हमारी आत्मा का लॉर्ड है, ठीक है। तो उसको हमेशा ही पावरफुल रखना चाहिए। उसका सबसे आसान तरीका है कि स्नान ध्यान करके सुबह सुबह सूर्य को जल दे दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। चंद्रमा के बारे में हम आपको फिर से बताएंगे, हालांकि चंद्रमा के वीडियो में भी हमने ज़रूर बताया होगा, उसको भी आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज दैनी योग के बारे में और खल योगों के बारे में। ये सब हमारे अशुभ योग हैं, लेकिन अशुभ योग और शुभ योगों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कहने की वाली बात यह है कि 100 में से मान लीजिए 62 या 70% शुभता है और बाकी थोड़ी सी अशुभता है, तो कौन हावी हुआ? शुभता हावी हुई ना। इसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है ना। लेकिन यह है कि डिसऑर्डर्ड नहीं होना। कई बार होता है योग खराब है लेकिन वो दशा नहीं मिल रही हमें। जो प्लैनेट हमारी कुंडली में खराब योग बना के बैठा हुआ है, अगर हमें उसकी दशा ही नहीं मिल रही तो डोंट बी डिसऑर्डर्ड, क्योंकि उसकी जब दशा ही नहीं मिलने वाली तो बहुत ज़्यादा हानि हमारी नहीं कर पाएगा। और कुछ योग ऐसे होते हैं कि वो ऑफ एंड ऑन करते हैं, जैसे कि सकट योग में हमने बताया था कि कभी शुभता मिलेगी, कभी अशुभता मिलेगी, कभी हम रिच हो जाएंगे, कभी हम पुअर हो जाएंगे, कभी हमें नौकरी होगी हमारे पास, कभी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा अस्थिरता भी देते हैं प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स। मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी एक सी चली जाएगी, कभी नहीं जाती है पूरी ज़िंदगी एक सी। ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो आज के लिए हमने ये अशुभ योगों का एक चैप्टर लिया, जिसमें दैन्य योग और खल योग बताए हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सरल रुचिकर ढंग से ज्योतिष को आत्मसात करने के लिए अक्षर ज्योतिष चैनल पर जुड़े रहिए और नए नए वीडियो देखिए। आपके जो प्रश्न हैं उनको आप डालिए और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सवालों के जवाब देने का। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।